जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। बहुत टाइम से चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। आई नो आप सबको इंतजार था, काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें एमएनएस के बारे में थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। सो एस्पिरेंट्स, नाउ इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। यस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, हिस्ट्री से लेकर क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे एवोल्यूशन हुआ एमएनएस का, फाइनली कैसे एमएनएस का टाइटल मिला और अभी क्या प्रोसीजर है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो और एमएनएस ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे एमएनएस जो ऑफिसर्स थे वो आए और इंडियन आर्मी का फाइनली पार्ट बन गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ एमएनएस डेट्स बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस कोलोनियल एरा व्हेन ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे वो साथ में कंबाइंड एक आर्मी फॉर्म करते थे, दैट इज अ ब्रिटिश आर्मी, जिसके अंडर ही सारे जो भी वॉर्स होते थे वो लड़े जाते थे। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस इन द ईयर 1888। तो अगर आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग जो एक ओरिजिन हुआ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का वो कब हुआ, 1888 में हुआ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बहुत याद रखना है। उसके बाद द ऑफिसर्स ऑफ IANS, दैट इज द इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विसेज, had played a crucial role in providing medical care to wounded soldiers during World War I and II. So अब आप देख रहे हो ना कैसे नर्सिंग जो ऑफिसर्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था इन द ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने किस तरह से डील किया और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों की सिचुएशंस में मेडिकल केयर को प्रोवाइड किया। On 1st October 1926, the permanent nursing service was raised in the Indian Army and designated as the Indian Military Nursing Service. तो ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 अक्टूबर 1926, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, इस दिन फिर से एक बार नाम चेंज किया गया और उसकी जगह क्या हो गया, इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोलने लगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन आ गई। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करने लगे हम। द एमएनएस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द AFMS। AFMS क्या है, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, उसका पार्ट बना दिया गया। It has evolved as a renowned service known for its rich history of dedication and exemplary service in both the war and the peace. The MNS is one of the best nursing services in the world with a strong will, strength of mind and courage. So ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए एमएनएस के बारे में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा ठीक है आप जाना चाहते हो एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हो, एमएनएस की ट्रेनिंग करना चाहते हो, बट आपको पता तो हो एटलीस्ट कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हो, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो फॉर्म में आया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली इंडियन आर्मी की जो मेडिकल कॉर्प्स होते हैं उनके अंडर क्या कैटेगरी डिवीजन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे मेन एक जो होता है वो AFMS है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी भी AFMS है, जिसके अंडर 2 सब डिविजन है। एक जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक तो डॉक्टर्स हो गए, और दूसरा होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी हायरार्की होती है, लाइक इसमें तो ऑफिसर रैंक है। ठीक है, जो भी डॉक्टर्स AFMC के थ्रू ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, वो डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे प्रमोट होते हैं। बट अगर मैं बात करूं नर्सिंग डिपार्टमेंट की, तो उसमें 2 कैटेगरीज में हम सब डिविजन करते हैं। लाइक फर्स्ट इज योर MNS, जो कि अगेन एक ऑफिसर रैंक होती है। बट अगर आपने नोटिस किया होगा AMC डिपार्टमेंट जो होता है, जहां पर नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं बट दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो दैट इज नॉट एन ऑफिसर पोस्ट। बट जो MNS होती है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, वो क्या होते हैं, ऑफिसर पोस्ट होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंक और सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी करियर को चूज करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें क्या रैंक मिलेगी, किस पोजीशन पर हम ज्वाइन करेंगे, और साथ ही में सैलरी क्या होगी, क्योंकि हर कोई एक सेटल्ड और सिक्योर्ड फ्यूचर चाहता है। तो जो आपकी रैंक होगी, जब आप कमीशन हो जाओगे एज एन MNS ऑफिसर, तो आपको रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट की। ठीक है, मतलब आपके नाम से पहले ये रैंक जो होगी वो लग जाएगी, जिसका अपना एक वेटेज है, और ये आपको एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देगा। अब अगर बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी क्या रहेगी, एज पर द जो नॉर्म्स हैं। ठीक है, एज पर द नॉर्म्स
एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर मैं बहुत एक जनरल लेवल पे बात करूं तो जो ग्रेड 10 के ऑफिसर्स होते हैं उनसे सैलरी आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ग्रेड 10 की जो सैलरी है एज पर द 7th पे कमीशन, वो आप लोगों की सैलरी रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा और इस रैंक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो जब आप एमएनएस का एग्जाम दोगे, अभी उस प्रोसीजर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम होता है वो होता है 4 इयर्स, ठीक है। तो कितना टाइम आपको लगेगा एमएनएस ऑफिसर बनने के लिए, आपको लगेगी 4 इयर्स, ठीक है। तो ये 4 इयर्स का पूरा टाइम आपको चाहिए, जिसमें आपकी इंटर्नशिप्स भी होंगी, आपको डेली हॉस्पिटल के जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको भी देखने का मौका मिलेगा, आपको पेशेंट्स से डील करने का मौका मिलेगा, आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रहने का मौका मिलेगा, आपको वेरियस, हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लास्ट सेमेस्टर, दैट इज द लास्ट ऑफ द 4th ईयर, आपको मिल सकता है मौका कि आप ऑपरेशन थिएटर में भी असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एक प्रोफेशनल लाइफ तो आपको देखने को मिलेगी, साथ में जो इंडियन आर्म फोर्सेस की इंपॉर्टेंस है वो है कि कैसे आप क्रूशियल स्टेजेस पर कैसे आप इमीडिएट रिएक्शन दे सकते हो और कितने बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हो आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो आपको सीखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। और इन 4 साल में आपको यही देखने और यही सिखाया ही जाएगा वहां पर कि कैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप डील कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट अब बता देते हैं कि ट्रेनिंग तो चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया 4 साल की ट्रेनिंग होती है, राइट। बट अब कहाँ कहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है वो भी देख लेते हैं। तो टोटल 6 कॉलेजेस हैं एमएनएस के ऑल ओवर इंडिया, जहां पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जहां पर कितनी सीट्स हैं आपके पास, 30 सीट्स एलोकेटेड है। उसके बाद है कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, तो यहाँ पर भी आपको 30 सीट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, जिसमें आपको 20 सीट्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर, यहाँ पर आपको 20 सीट्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आईएनएचएस अश्विनी, अब ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये एक नेवल हॉस्पिटल है, ठीक है। तो एक अलग एक्सप्लोरेशन, आर्मी से निकलकर नेवी में जाना, और ऐसे ही यहाँ पे एयरफोर्स का हॉस्पिटल है। तो आप देख रहे हो कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे और आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ मिलने वाली, एयरफोर्स में भी मिलने वाली है और नेवी में भी मिलने वाली है। तो आप दोनों लाइफ्स एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, जहां पे 30 सीट्स अवेलेबल है। सो ऑल टोटल जो ये सीट्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं 220 सीट्स, ठीक है। तो ये 220 टोटल सीट्स हो जाती हैं, जिसके लिए बच्चे हर साल 1000 नहीं लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स बैठते हैं और सिर्फ 220 सिलेक्ट होते हैं। तो आई होप कि इतनी चीजें समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि कंपटीशन डे बाय डे कितना टफ है। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो शायद इस 220 सीट्स में आप नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अभी क्या करना है, बेहतर तैयारी करनी है और अभी डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस। आप बात करें कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कैसे आप एमएनएस को ज्वाइन कर सकते हो, क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले एमएनएस का डायरेक्ट एग्जाम होता था, बच्चे एमएनएस का सीबीटी का एग्जाम देते थे, उसके बाद आपके इंटरव्यू मेडिकल्स हो जाते थे एंड रेस्ट इज ओवर। तो प्रोसेस यहीं तक था। बट अब क्या हो गया है प्रोसेस, अब आ गया है नीट का एग्जाम। यस एस्पिरेंट, जिसके बारे में काफी स्कैम्स इस साल हमने देखे और काफी बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे, काफी परेशानी उठानी पड़ी एस्पिरेंट्स को, बट नेवरदलेस चीजें ठीक हो गई एंड नीट का एग्जाम जो है आपके एमएनएस के लिए कंपलसरी है, ठीक है। जब आप नीट का एग्जाम क्रैक करते हो विद गुड मार्क्स, आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है दोबारा से, किसके लिए, एमएनएस सीबीटी के लिए। एमएनएस सीबीटी क्रॉस करते हो, आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। जब आपका ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाता है, इसके बाद आपको ले जाया जाता है कहां पर, आपके पैनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपके पैनल इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, साथ ही में आपके मेडिकल्स भी कंडक्ट होते हैं, मेडिकल्स कंडक्ट होते हैं एंड जो बच्चे मेडिकली फिट होते हैं, मेरिट ऑर्डर में आते हैं, वही फाइनली ज्वाइन करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीट, एमएनएस सीबीटी, पैट, पैनल इंटरव्यू, मेडिकल्स एंड फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो ये पूरा प्रोसीजर कितना टाइम लेता है अगर मैं बताऊं आपको, तो अभी आपको जब आपके नीट के फॉर्म्स भरे जाएंगे, कब फिल होंगे, अप्रैल में आपके फॉर्म्स फिलअप होते हैं,
मई जून में आपका नीट का एग्जामिनेशन होता है। उसके एग्जामिनेशन के बाद अगस्त तक आपकी एमएनएस सीबीटी की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है। लास्ट अगस्त या सितंबर तक यूजुअली आपके जो सीबीटी के कॉल अप लेटर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पर 2 डे का प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है, बस 2 डे प्रोसीजर होता है जिसमें कि आपकी सीबीटी, पैट, इंटरव्यू और मेडिकल्स भी कंडक्ट करा दिए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि वेदर यू आर मेडिकली फिट और यू आर मेडिकली अनफिट। कभी कभी क्या होता है कि टेम्पररी रिजेक्शन भी दे दिया जाता है, राइट। कुछ परमानेंट रिजेक्शंस होते हैं जिनको आप क्योर नहीं कर सकते हो, कोई जेनेटिक डिसीज है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और आप उन्हें क्योर भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए वो परमानेंट रिजेक्शन का पार्ट हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कभी आप एनेमिक हो, राइट, जैसे हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाता है। कभी आपकी कोई टीथ में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाता है। तो ये सब टेम्पररी रिजेक्शन होते हैं जिनके लिए आपको 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, आपको दोबारा से रिपोर्ट करना होता है और आप फिट अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। सो एस्पिरेंट्स, आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी भी जो बच्चे सोच रहे थे कि कैसे एमएनएस ज्वाइन करेंगे, क्या चीजें रहेंगी, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या ट्रेनिंग होगी, कहाँ पर होगी, तो वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। और अब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तैयारी कैसे करनी। तो तैयारी करनी है एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जिसने हाईएस्ट सिलेक्शन रेट दे रखा है एमएनएस के एग्जाम्स में, हमेशा ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसे टॉपर्स दिए। तो व्हाई नॉट चूज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर प्रिपरेशन। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जिसके ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगी पैरेलल प्रिपरेशन ऑफ बोथ द नीट एंड एमएनएस। साथ ही में फुल कवरेज मिलेगा आपको नीट सिलेबस का, वीकली मॉक टेस्ट होंगे और फ्री एमएनएस पैनल इंटरव्यू सेशंस मिलेंगे। यानी कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो डबल फायदा रहेगा। क्या सबसे बड़ी बात कि नीट की प्रिपरेशन होगी, एमएनएस की प्रिपरेशन होगी और एमएनएस की जो पैनल इंटरव्यू सेशंस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, कोई अलग से बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी टिल द एंड, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, टीम सेंचुरियन आपके साथ बनी रहेगी। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे मैम मैं ऑफलाइन आकर तो नहीं ज्वाइन कर सकती, ना लखनऊ ना देहरादून। तो एस्पिरेंट्स, आपके लिए भी हमारे पास है हमारा ऑनलाइन बैच, जो कि आप सेंचुरियन डिजिटल ऐप डाउनलोड करके एसेस कर सकते हो, वहां पर परचेज कर सकते हो। सो एस्पिरेंट्स, आपको वही सेम फीचर्स मिलेंगे जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में है, वही क्वालिटी कंटेंट होगा जो आप ऑफलाइन बैचेस में देखोगे। तो वही सेम हमने ऑनलाइन रख दिया ताकि आप घर बैठकर भी अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकें टीम सेंचुरियन के साथ। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।